जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने सेट 1 का वीडियो देख लिया है। आप लोग सही समझ रहे हो कि आपकी जो प्रीतम अकादमी है वो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा एग्जाम आए, आपके क्लास 10th में आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा गेन हो आपका। उसके लिए आपकी प्रीतम अकादमी जितने भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आपका सेट आपको बना के दे रही है, ठीक ना। सभी सेट में सब क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक महारथी के बराबर है, यानी कि सभी क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को देखिए बारीकी से, समझे ना। तो आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपका सेट 1 का वीडियो बना दिया, आपका सेट 2 और इसी प्रकार से 6-7 सेट लिया जाएगा। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए कि कितना सेट बनता है। जितना सेट बनेगा आपको उतना सेट दिया जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। कम से कम 6-7 तो सेट्स आराम से होगा और इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग सेट 2 पर बात कर रहे हैं। साइंस का मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 का। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जितने भी सेट के मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रत्येक सेट में आपको 2 वीडियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका 2 मार्क्स का रहेगा और एक आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना उसको हम लोग सेक्शन ए पे रखेंगे, ठीक है। जितने भी 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे उसको हम लोग? सेक्शन बी में रखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये आपका सेक्शन बी में रखेंगे। और उसी प्रकार से जितने भी आपके 5 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग सेक्शन सी में रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सेट किसी भी सेट का, चाहे सेट 1 रहे चाहे सेट 2, जैसे कि आज हमारा सेट 2 का वीडियो है, ठीक है। तो सेट 2 का आपका 2 वीडियो देखने को मिलेगा। पहला वीडियो में हम लोग सेक्शन ए 2 नंबर के प्रश्न और सेक्शन बी जो कि 3 नंबर का प्रश्न है उसको निपटाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी का एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 नंबर का प्रश्न है तो उसको डिस्कस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस कारण से प्रत्येक सेट का आपको 2 वीडियो देखने मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो सेक्शन ए जो कि 2 नंबर का प्रश्न है आपका, देख लो। सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। सबसे पहला बात तो आपको परिकलित करने को बोला है, यानी कि आपको बनाने बोला है। क्या बनाने वाला है कि आपका जो एक कूलम आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश बनाते हैं, या फिर ये बोलो कि एक कूलम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो देखो भाई साहब, बेसिकली इसका तो आंसर आपको डायरेक्टली एक लाइन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एक कूलम है उसमें आपका 6 × 10 का पावर में 19 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। पर आपको किताबी नहीं छापना है, क्योंकि यहाँ पे परिकलित करने को बोला है, खुद से बनाने बोला है। तो कैसे बनाइएगा? तो हम लोग आराम से बहुत ईजी वेब से बना सकते हैं। कैसे? सो देखो, हमको पता है, देखो मैं बनाया यहाँ पे कितना अच्छा से। हम जानते हैं कि जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 का पावर में -19 कूलम। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक ना। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं उसका यूज करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में आपका 1.6 × 10 का पावर में -19 कूलम होता है, ठीक है। याद रखिए बात। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो आपके पास लिखा हुआ है 1.6 × 10 का पावर -90, ये कूलम के साथ देखा जाए तो गुणा में है। तो इधर जैसे लाओगे ये भागा में हो जाएगा, तो इधर सिर्फ कूलम बचेगा। तो मैं काम करता हूँ कूलम को मैं इधर लिख देता हूँ। तो इधर क्या बचेगा, कूलम बचा, यानी कि 1 कूलम बचा है। कूलम को मैं 1 कूलम लिख सकता हूँ कि नहीं? एकदम लिख सकता हूँ, बात तो वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 1 कूलम बराबर में क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग ये वाला टर्म को क्या करना पड़ेगा, आप लोग इधर भेजोगे तो ये भागा में आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 कूलम बचेगा। तो इधर क्या आपके पास 1 है और ये वाला पूरा जो ये आपका टर्म है ये वाला पूरा भागा में आ जाएगा। तो इसलिए आपका 1 का 1 हो गया और ये वाला जो पूरा टर्म था ये देख लो नीचे भागा में आ गया। और इधर क्या बच गया आपके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन तो बच गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो आपका यहाँ पे देख लो जो आपके पास है, यहाँ पे आपके पास क्या 1 में 1.6 हम इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको। और मल्टीप्लाई में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देख लो यहाँ वाला जो टर्म है देख लो ये क्या नीचे में हर में है। और जैसे इसको हम लोग अंश में लेके जाएंगे तो घात और घातांक के रूल के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे 10 का पावर में माइनस चार्ज है। तो जैसे इसको आप लोग अंश में लेके जाओगे तो वो माइनस प्लस में हो जाता है, और अगर प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है। आई होप आपको पता होगा, समझ में आ गया आपको। तो उसी प्रकार से यहाँ देख लो यहाँ पे -90 है, तो जैसे आप लोग इसको अंश में लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे बाई के ऊपर में, तैसे ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 का पावर में +90 हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही, तो देखा जाए तो ये आपका एक कूलम में आपका इतना चार्ज होगा 1/1.6
इंटू का आपका 10⁻19 कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर हम लोग इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, इस कारण से हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे हम लोग पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर में एक जीरो लगेगा, यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू का ये तो है ही आपका पूरा ऐड, तो इसको मैं जैसे तैसे उतार दिए हैं। अब उसके बाद देखो, जैसे आप लोग 16 को या फिर बोलो 10 को 16 से काटोगे, 10 को 16 से काटोगे तो आपके पास 0.625 आएगा, एकदम देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। भागा देके देख लो, और ये आपका तो है ही, जो कि है आपका 10⁻19 कूलम, ठीक है। उसी प्रकार से अब आपका देख लो 1 कूलम बराबर क्या निकल कर रहा है फाइनली, यहाँ पे आपके पास 10 का पावर में -19 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 का पावर में 18 इंटू का 10। कोनो दिक्कत है आपको? क्या कोई दिक्कत है नहीं। देख लो घात और घातांक के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास a का पावर में n इंटू का a का पावर में m है, तो a का पावर में n प्लस का m हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर देख लो, यहाँ पे क्या है आपके पास समान है, यानी कि 10 का पावर में 18 इंटू का 10 का पावर में 1 लिख सकते हैं कि ना। देख लो यहाँ पे समान है, बेस समान है, 10 है। पावर में क्या है आपके पास n और m है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो वापस आपके पास 10 का पावर में 19 आ जाएगा। यानी कि हम लोग इस 10 का पावर में 19 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 18 इंटू का 10 का पावर में 10, तो 10 मतलब इंटू 10, ठीक ना। अब ये 10 जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बस एक जो पॉइंट है वो इधर खसक जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6.25 आ जाएगा, और इंटू का इधर क्या बचेगा 10 का पावर में 18 इलेक्ट्रॉन। तो यही फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपके पास? तो यही फाइनल आंसर हो गया आपके पास कि एक कूलम में आपके पास जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बुक में सिर्फ आपको 6 लिखा हुआ है, ये 0.25 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना था, आपको 2 नंबर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई X है, ठीक ना, कोई X है कि आपके पास कोई X तत्व है, ठीक ना, उसका आप रिएक्शन करा रहे हो कोई यौगिक के साथ, जिसमें आपके पास मान लो कि क्या यौगिक है, मान लीजिए कि आपके पास Y और Z का कोई यौगिक है, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा क्या, सपोज दैट कि जो आपके पास X है ये आपका Y से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, तो क्या करेगा X पता है, इस Y को Z के साथ, यानी कि Y और Z एक यौगिक है, तो Y को उसके यौगिक के साथ क्या करेगा, उसको हटा देगा, Y को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और ये X जाके Z के साथ बैठ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास XZ प्लस का ये जो Y है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। अब बाकी रहा इसका उदाहरण का, तो ये जो मैंने जान के छोड़ा हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका उदाहरण आप लोग जरूर दीजिएगा, एनसीईआरटी में भर के पढ़ा हुआ है, ठीक है। चला आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, लगा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, मैंने आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है, यानी वर्षा जल में होता है, ठीक ना। समझ में आ गया आपके पास? तो देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको। अब बात रहा भाई इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आश्रित जल जो होता है ना, देखो यहाँ पे लिखा होगा, मैं इस राइट आंसर ही पढ़ के बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने परफेक्ट से लिखा हुआ है, लिखा है कि वर्षा जल में CO2 SO2 जैसी गैसें घुली होती है जो कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि से बनती है। जाहिर सी बात है भाई, CO2 SO2 जो होता है ये सब कहाँ से बनती है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब कार्बोनिक अम्ल ये सब बन जाते हैं, इसमें कार्बन है, इसमें सल्फर है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल यही सबसे बनता है, ठीक ना। इनका आयनों में विक्षेपण होता है। जैसे समझो, जैसे आप लोग मान लो कि कोई ऐसा आपके पास लिक्विड है या फिर कोई ऐसा आपके पास द्रव है जिसमें आपके पास ये सारे अम्ल मौजूद हैं, या फिर यूँ बोलो कि जो आपके पास CO2 SO2 ये सब जो होते हैं अम्ल ही होते हैं, ठीक ना, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सब अगर मौजूद है तो ये सब क्या होता है कि आयन में अपना टूटता है, कार्बन अलग आयन में, वो जो है अपना आयन में टूटता है। इस प्रकार से क्या होता है कि टूटता है। तो आयन में टूटने के कारण क्या होता है कि इसीलिए इसमें क्या होता है कि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि वर्षा जल में आपका O2 मतलब CO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैसें पाई जाती है जो कि अम्लीय प्रकृति होती है, यानी कि जल को थोड़ा सा अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है, जिस कारण से क्या होता है कि अम्ल होने के कारण वो H+ आयन देता है, यूँ समझ लो। और जहाँ आयन छोड़ेगा जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयन के बदौलत ही फॉलो हो पाता है। तो है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वर्षा जल में आपके पास CO2 आपके पास SO2 इस प्रकार के बहुत सारे गैसें घुली होती है जो कार्बनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी होती है, जिस कारण से वो क्या होता है कि जो हमारा वर्षा जल होता है वो
थोड़ा अम्लीय माध्यम का बन जाता है और उसी कारण से क्या होता है कि वो आयन में टूट सकता है, जैसे आप लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो, और जैसे टूटेगा जाहिर सी बात है अगर टूट गया यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो गया, तो इसी कारण से उसमें होता है। लेकिन आश्वित जल में ऐसा कोई सीन नहीं होता क्योंकि उसमें ना ही आपका कोई लवण होता है ना ही कोई गैस होता है, वो प्योर ऐसे समझ लो। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो ये क्या होता है कि आयनीकृत नहीं हो पाता है, और इसी कारण से जब आयनीकृत नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉलो होगा, सीधा सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि हमारे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल HCl पाया जाता है तो उसकी क्या भूमिका है। अब बात रहा भाई कि आपके मन में है कि सर हमारे आमाशय में HCl है, इतना खतरनाक है आपके पास अम्ल है, तो हमारा पेट गल क्यों नहीं जाता। क्योंकि अगर बाहर में हम लोग किसी पर भी फेंक देते हैं, लोहा तक में फेंक देते तो वो गलने लगता है। तो भाई साहब हमारे आमाशय के दीवारों में एक चीज़ पाया जाता है, क्या होता है वो चीज़ बताओ कमेंट करके। हाँ कमेंट करके बताओ आप लोग। वो चीज़ होता है कि वो क्या करता है कि उसको उतना ऐसा चीज़ होता है वो कि वो अम्लों के साथ वो विक्रिया करता ही नहीं है, जिस कारण से क्या होता है कि वो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर को वो अम्ल से जलने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, देखो हमारे आमाशय में क्या अम्ल की क्या भूमिका है देख लो। तो हमारे आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, हमारे आमाशय में एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। क्या क्या एंजाइम पाया जाता है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक ना। भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। जो हमारे आमाशय में जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाता है, फिर बोला हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि HCl क्या होता है, अम्लीय है, इसलिए हमारा जो खाना खाते हैं उसको क्या करता है, HCl अपने जैसा अम्लीय बना देता है। ठीक है, आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, जाहिर सी बात है आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है, अभी मैंने बताया। ताकि जो जठर रस होता है, ठीक ना, जठर रस में क्या क्या पाया जाता है देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने। जठर रस में आपका पेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने का आपका एंजाइम होता है। उसी प्रकार से लाइपेज होता है जो वसा को पचाता है, रेनिन होता है। तो ये सभी एंजाइम कहाँ मिलते हैं, जठर रस से ही स्रावित होता है। ठीक है, जठर रस के ही आपको समझ लो कि एक उपोत्पाद है या फिर समझ लो कि उसी का अंग है, समझे ना। तो ये सभी को क्या करता है कि ये सब जो आपके पास जठर रस हो गया, लाइपेज हो गया, रेनिन हो गया, इनको क्या करता है कि भोजन को पचाने में और ज़्यादा मदद करता है। कौन, जब आपका भोजन हमारे HCl के साथ अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है तब, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम को उसके पचा सके, यानी कि हमारे जो एंजाइम है वो भोजन को पचा सके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक है, इसको मैं थोड़ा सा सुधरवा दूंगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं लैंग्वेज तो मेरा बात ये कहना है कि जो हमारा एंजाइम हमारा निकलता है हमारे पेट से, वो क्या करता है हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज कर देता है, अम्लीय मीडियम का बना देता है। ठीक ना, बेसिक नेचर का बना देता है। तो बेसिक नेचर का बनने के बाद जो हमारा जठर रस से जो हमारा निकलता है, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, रेनिन हो गया, इनकी क्रिया की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है अम्लीय माध्यम होने के कारण। ठीक ना, तो इस कारण से ये आपका एक भूमिका वो निभाती है। और भी भूमिका है कि ये जो है भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है उसको नष्ट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। तो सबसे पहले समझो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। ऐसी क्रिया जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, जैसे कि श्वास लेने के आप लोग सोचते हो का चलो श्वास लेते हैं अब हम लोग, चलो थोड़ी देर बाद लेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं, श्वास ऑटोमेटिकली होता है। तो ऐसे सारी क्रिया जो ऑटोमेटिकली होता है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी को देख आप लोग मान लो तुरंत चमक जाते हो तो वो सब क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होता है। अगर आप लोग जैसे कि गर्म तवा में हाथ आपका चला गया अनजाने में, तो कैसे आप अचानक अपना हाथ निकाल लेते हो, कैसे सोचते हो का हाँ मेरा हाथ तवा में गया है, गर्म लग रहा है, जल रहा है, चलो हटाओ, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, अपने आप हट जाता है। तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। ठीक है, और पूछा कि टहलने में क्या अंतर है। तो टहलने में क्या अंतर है भाई साहब, टहलना आप लोग का अच्छी क्रिया है। आप लोग चाहो तो टहलो वरना मत टहलो, टहल रहे हो तो जब मन तब आप लोग रुक सकते हो, जब मन तब चल सकते हो, समझ में आ रहा है। तो टहलना आपका अच्छी क्रिया है, पर जो आपके पास प्रतिवर्ती क्रिया है वो अनच्छी क्रिया है, उसको आप लोग सोच नहीं सकते हो, ऑटोमेटिकली होता है। पर टहलना आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। वही चीज़ लिखा कि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो क्या, प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है, जो क्या होता है, जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जबकि टहलना एक अच्छी क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि भाई साहब समझो सोडियम एक बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है, जिस कारण सोडियम को वायुमंडल में अगर आप लोग खुला छोड़ दोगे तो यह क्या करेगा कि वायु के संपर्क में आकर यह तुरंत ही क्या करता है कि आग पकड़ लेता है, तुरंत ही वो हदक जाएगा, आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट हो जाएगा,
समझे ना, इस प्रकार से हो जाता है वो। तो तुरंत ही जब आग पकड़ लेता है तो इसी कारण से इसको हमको बचाना है। तो बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, ताकि जो आपका वायुमंडल से हो उसका संपर्क टूट जाए। केरोसिन तेल में डिप करके रखोगे तो वायुमंडल से उसका संपर्क टूट जाता है। और साथ ही साथ एक अच्छा बात ये भी है जिस कारण से हम इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं कि सोडियम केरोसिन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कार्बन के 2 अप्रूप क्या है, हीरा और ग्रेफाइट, सबको पता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है? क्लोरोफिल, प्रकाश या फिर बोलो सूर्य का प्रकाश, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? पत्तियों से मिलता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। जल एवं खनिज कहाँ से लेता है? पौधा मिट्टी से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से लेता है। सीधा सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न शुरू होता है, सेक्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो। सेक्शन बी में क्या लिखा है कि उत्तम ईंधन के गुण लिखे। तो उत्तम ईंधन का क्या गुण है भाई साहब? तो देखो, अगर आपके पास कोई ईंधन है जिसका ऊष्म मान क्या है कि उच्च है, यानी कि उसका क्या है कि वो कम आप लोग जलाओ लेकिन वो ज़्यादा आपको जोर से जले। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से जलता है तो उसका ऊष्म मान सबसे ज़्यादा है, समझे। तो क्या हो गया आपके पास, आपका जिसका ऊष्म मान सबसे अधिक है आपके लिए भाई साहब, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तम ईंधन होगा। अब भाई साहब हाइड्रोजन तो भाई साहब बहुत ज़्यादा जल्दी जलता है तो क्या वो उत्तम ईंधन होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खाली जल्दी मतलब ज़्यादा अच्छा से जलने से वो उत्तम ईंधन नहीं हो जाता है। और भी कई सारे क्राइटेरिया, जैसे सस्ता और सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। हाइड्रोजन तुरंत उपलब्ध होगा, हो भी जाएगा तो आप लोग उसका देख लो, जैसे लिखा कि परिवहन एवं भंडारण आसान होगा। नहीं, हाइड्रोजन का आप लोग भंडारण या परिवहन नहीं कर सकते, उसको ले एक जगह दूसरे जगह ले जाना खतरा से खाली नहीं है, समझे ना, बहुत खतरा है उसमें। और उसी तरह से हाइड्रोजन सस्ता भी नहीं है, तो इस कारण से भाई साहब वो हमारे लिए उत्तम ईंधन नहीं होगा। तो उत्तम ईंधन कौन होगा? जो भाई साहब ठीक है भाई साहब उसमें मान होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे बजट में हमारे पॉकेट में फिट बैठना चाहिए, थोड़ा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, थोड़ी परिवहन भंडारण में आसानी हो कि उसको हम लोग ले जा सके एक जगह से दूसरे जगह, उसको संचित करके रख सके, भंडारण कर सके, ठीक ना। कार्बन की मात्रा अधिक होना चाहिए, तब जल्दी से अच्छा से जलेगा। उसी प्रकार देखो, जो जलने के पश्चात अल्प धुआं उत्पन्न करे और साथ ही साथ अधिक ऊष्मा उत्पन्न करना चाहिए, जिसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति हो, यानी कि वो धधकना चाहिए। धधकेगा तभी ना, हम लोग का बहुत सारी चीज़ें जो धधकेगा तभी हमारा काम बनता है, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये सारी चीज़ें होती है उत्तम ईंधन के गुण, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि 10 नंबर का प्रश्न लिखा है कि ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा सोची अभिक्रिया में क्या अंतर है? तो एक तरफ आपके पास ऊष्मा छेपी, एक तरफ में आपके पास ऊष्मा सोची, देख लो। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद क्या होती है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो क्या कहलाती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार से वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का शोषण होता है, या फिर यूँ बोलो कि अभिक्रिया के बाद नहीं, अभिक्रिया के लिए ऊष्मा का शोषण होता है, इसमें अभिक्रिया के बाद नहीं, मैंने गलत बोला। असल में इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया कराने के लिए ही आपको ऊष्मा चाहिए। अभिक्रिया तभी होगा जब आप लोग ऊष्मा दोगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप लोग गर्म करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दोगे, गर्म करोगे, तभी आपका इसमें अभिक्रिया होगा और एक कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। लेकिन अगर हम लोग ऊष्मा छेपी की बात करें तो जैसे आप लोग कार्बन को ऑक्सीजन का दहन में आप लोग या फिर बोलो कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन की जगह, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा देगा। ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं भी बताता हूँ। ये कार्बन किसे पाया जाता है? कोयला में पाया जाता है, पेट्रोल में पाया जाता है, तो वही सबकी बात चल रही है, समझे। तो कार्बन जैसे जलेगा, या फिर ये बोले कि कोयला जैसे जलेगा, पेट्रोलियम जैसे जलेगा, जैसे तो उसमें कार्बन पाया जाता है, वो कार्बन का ही बना होता है, ठीक ना। तो क्या होगा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा देता है। पेट्रोल जैसे जलेगा, देखो कितना ऊर्जा मिलता है हमें, हमारा इंजन चलता है। कोयला से कितना हमें ऊर्जा मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि वो अभिक्रिया के बाद ऊर्जा मिलता है हमें, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है। नायब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि समजात श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो ऐसे, या फिर लिखो कि यौगिकों की ऐसे श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे समझाते श्रेणी करते हैं। मतलब समझो, आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई ऐसा तत्व आ रहा है, ठीक ना, कोई ऐसा तत्व आ रहा है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, और उसी प्रकार से कई और हाइड्रोकार्बन है जो क्या कर रहा है, सेम वही तत्व उनसे भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो वहाँ पे जितने भी आपका हाइड्रोकार्बन है सभी क्या कहलाएंगे? समझाते श्रेणी कहलाएंगे। लेकिन एक क्राइटेरिया है, साथ ही साथ
उन सभी दो क्रमागत के बीच में, लगातार के बीच में आपके पास CH2 का अंतर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ तो जितने भी आपके पास एल्केन, एल्कीन, अल्काइन है, सभी जो है वह क्या आपके पास आपका समजातीय श्रेणी के उदाहरण होते हैं। ठीक ना, आपको समझ में आ गया। अब मैंने ये सब बहुत अच्छे से बताया था कार्बन वाले चैप्टर में। आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने जितना भी आपका चैप्टर, मैंने तो लगभग सभी चैप्टर का, शायद एक चैप्टर या 2 चैप्टर बचा हुआ है, सभी का मैंने ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब देखिएगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इतना कर लो ना, आपको साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, वो सब जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे कि देख लो CH4C2H6, ये क्या है कि आपके पास एल्केन का समूह है, जिसका फॉर्मूला सामान्य होता है CnH2n+2 होता है, 2n+2 होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो जो आपके पास क्रमागत, ये आपके पास मिथेन है, ये आपके पास इथेन है। देख लो दोनों क्रमागत है। क्रमागत होने के कारण देख लो, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि देख लो दोनों के बीच में देख लो कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है। देख लो यहाँ पे जैसे आप लोग इसमें एगो C और एगो H2 जोड़ दोगे, 2 गो, तो देखना आपके पास C2H6 बन जाएगा। तो ये सब क्या होगा, आपके पास समजातीय श्रेणी का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब तो ये देख लो कि कोई प्रकारात्मक समूह वाला, जैसे कि आपके पास देख लो, ये आपके पास क्या है CH3OH, ये आपके पास मैथेनॉल है, ये आपके पास इथेनॉल है। देख लो ये सभी क्या है, एल्केन समूह का ही है ये, और साथ ही साथ देख लो क्रमागत है, इसमें सिंगल कार्बन वाला ही डबल कार्बन वाला है, और दोनों का जो हाइड्रोजन है वो कौन स्थापित कर रहा है, देख लो आपके पास OH एक ही प्रकारात्मक समूह स्थापित कर रहा है। साथ ही साथ इन दोनों क्रमागत के बीच का जो डिस्टेंस है या अंतर है वो देख लो CH2 का है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास समजातीय श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न में आता है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं हैं, क्या है वही पूछा है। तो देख लो निम्न सीमाएं हैं। सबसे पहला जो सीमाएं हैं, या फिर ये बोलो कि उनका ड्रॉबैक क्या था, किस कारण वो फेल हुआ। तो सबसे पहले देखो, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका, और इसके बाद जो था वो लागू नहीं हो पाया। अब ऐसा अष्टक का जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक का सिद्धांत था वो था क्या, तो वो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि जो तत्वों का जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, उसके क्रम पर, उसके बढ़ते हुए क्रम पर सजाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये नोटिस किया कि प्रत्येक लगातार 8 तत्वों के बाद जैसे नवा तत्व आ जाएगा, वो क्या करेगा, जो पहला तत्व था हमारा उसके जैसे प्रॉपर्टी हो, यानी कि प्रत्येक 8 तत्वों के बाद क्या होता है कि प्रॉपर्टी रिपीट होती जाती थी। आई होप आपको पता होगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, इसके बारे में आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक ना, रिपीट होती थी। लेकिन ये सिलसिला कहाँ तक चल पाया, ऐसे तो बहुत सारे अभी आपको पता है कि 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक ना, तो इसके हिसाब से हम लोग बात करें 118 तत्व के हिसाब से, तो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, और उसके बाद वो लागू हो नहीं पाया था। और समझ में आ रहा है ना आपको, और इसी कारण से ये एक फेल होने का कारण बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और उन्होंने सारेगामा पाधानीसा, जिस प्रकार से ये जो शुरू होता है आपका सारेगामा पाधानीसा, उसके बाद क्या होता है ठीक ना, सारेगामा पाधानीसा, समझ में आएगा ना, सारेगामा पाधानीसा होता था, फिर से स्टार्ट हो जाता था सा से। तो पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको अच्छा से। बाकी यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये केवल ये जो आपके पास ये जो आपका अष्टक का सिद्धांत था, ये सिर्फ आपका अधिकतर देखा है कि हल्के तत्वों पर ही लागू हो सका था, लेकिन भारी तत्वों पर नहीं हो पा रहा था। ठीक ना, उसी प्रकार से यानी जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक था उन तत्वों पर लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आगे क्या लगा कि निष्क्रिय गैस है, यानी कि जो आपके पास उत्कृष्ट गैस है, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो है जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये गैस उस टाइम पे ज्ञात नहीं थी। समझे ना, जब उन्होंने इस न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक का सिद्धांत दिया, उस टाइम पे ये ज्ञात नहीं थी, पर ये आगे चल के ज्ञात हुई थी। तो यहीं पे वही लिखा, यही चीज़ लिखा है कि निष्क्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने पर 8वें तत्व के बाद 9वां तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होने लगा। यानी मानो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व है, तो जैसे 9वां तत्व पे जाते थे ना, तो क्या होता था कि वापस से यहाँ पे आ जाता था। यानी कि ये वाला जो पहले वाला तत्व था और ये जो अभी जो 9वां तत्व है, इनका प्रॉपर्टी सेम होता था, 10वां और ये दूसरा का सेम होता था। इस प्रकार से न्यूलैंड ने बोला था कि प्रत्येक 8वां तत्व का जो हो जाएगा प्रॉपर्टी वो रिपीट करता था। लेकिन जैसे अक्रिय गैस आया, उन्होंने देखा कि जो 9वां तत्व है और जो है वो भी रिपीट कर रहा है, यानी कि पहले 8 में रिपीट कर रहा था, अब 9वां तत्वों में रिपीट करने लगा है, तो ये दिक्कत होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट लेकर न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्वान। उस टाइम पे कितने तत्व थे, सिर्फ 56 तत्व विद्वान थे। ठीक ना, अन्य तत्वों की भविष्य में कोई संभावना नहीं कि आविष्कार होगी, लेकिन बाद में कई नए तत्व आए। ठीक ना, जिन कारण भाई साहब उनका कोई चला नहीं, क्योंकि अभी आपको पता ही कितना अलग अलग प्रकार का तत्व आ चुका है, सबका अलग अलग गुण प्रॉपर्टी है। तो इसलिए कहा है कि बाद में कई नए तत्व आए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे।
तो ये भी आपका ड्रॉबैक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, बहुत ही सिंपल है। तो स्वपोषी पोषण इधर है, विषमपोषी पोषण इधर लिखा गया है। ठीक है, अंतर वाला आप लोग ट्राई कीजिएगा चार्ट बना के लिखने का। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, हरे पौधे करते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में पोषण क्या होता है कि जो आपके पास विषमपोषी पोषण है उसमें क्या होता है कि जो आपका कुछ हरे पौधे और जो कुछ शैवाल है उनको छोड़कर बाकी सभी विषमपोषी पोषण, जैसे कि हम लोग हो गया, जानवर हो गया, ये सभी क्या करते हैं, विषमपोषी पोषण करते हैं। ठीक है, यानी कि शैवाल भी क्या करता है, आपका स्वपोषी पोषण करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा शैवाल तथा हरे पौधे, शैवाल यहाँ लिखना छोड़ गया। उसी प्रकार से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ये भोजन के लिए स्वपोषी घटकों द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे सीधा सीधी बोलूँ तो ये विषमपोषी क्या करता है कि स्वपोषी जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधा साग सब्जी खाते हैं तो वो भाई साहब हम लोग किस पर निर्भर करते हैं, भाई साहब देखा जाए तो स्वपोषी पर निर्भर करता है। आप बोलोगे नहीं हम लोग तो भाई साहब मीट मछली खाते हैं, वो तो खुद विषमपोषी है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। अब मीट मछली सबको भी जिंदा रहने के लिए तो भाई साहब ले दे के आपको प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब भाई साहब बकरी क्या खाता है, वो तो घास भूसी न खाता है, तो वो प्रकृति पर निर्भर है। तो वो प्रकृति पर निर्भर है, हम उस पर निर्भर है, तो भाई साहब ले दे के वहीं पहुँच रहे हो आप लोग प्रकृति पर, समझे ना। बोला जाता है ना बाप से घंटाली नहीं, समझे ना, उसी प्रकार का बात हो जाता है। उसी पर से लिखा है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जाहिर सी बात है इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, नहीं तो ये भी हम लोग ही खाना नहीं बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होता है यानी हम लोग में क्लोरोफिल होता है, यानी कि हम लोग सब हरे हरे दिखते हैं, सोच के देखो थोड़ा सा, ठीक ना। इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है विषमपोषी पोषण में। उदाहरण में की बात करें तो स्वपोषी पोषण में हरे पौधे आते हैं, कुछ शैवाल आते हैं, ठीक ना, बाकी ठीक है। और उदाहरण में इसमें क्या होता है कि अमेबा, मेढक, मनुष्य सब होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जीवाणु लिखा हुआ है, उसको चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गलत। देखिए 14 नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, फिर अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। वही क्वेश्चन है, सेम प्रकार का, इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो इधर लैंगिक जनन लिखा हुआ है, इधर अलैंगिक जनन लिखा हुआ है। तो देखो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें दो जनक, यानी कि इसमें दो जनक जरूरी होता है लैंगिक जनन में, एक नर होता है और एक मादा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कोई जरूरत नहीं, कोई एक ही चीज दोनों हो सकता है, ठीक है। लिखा है कि इसमें नेक्स्ट में लिखा है, बी नंबर में लिखा है कि इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है तथा निषेचन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में ना ही युग्मक का निर्माण होता है ना ही निषेचन होता है। जाहिर सी बात है इसका निषेचन का अभाव होता है, मतलब नहीं होता है, समझे। लिखा है कि यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। जो आपका लैंगिक जनन होता है वो जनक की जनन कोशिका में है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मनुष्य की बात करें तो हमारा जो जनन होता है वो हमारे जनन कोशिकाओं में होता है, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। नर का अलग जनन अंग है, मादा का अलग जनन अंग है। हम लोग बच्चे कहाँ पे होते हैं, मतलब हम लोग जब बच्चे होते हैं तो वो जो मादा होती है हमारी, या फिर बोलो जो हमारी औरतें होती है उनका जनन अंग में हम लोग बड़े होते हैं। उसमें हमारा ना हमारे लिए, या फिर बोलो कि लैंगिक जनन के लिए जो जनन अंग होता है वो अलग होता है, पूरा दोनों के लिए अलग अलग होता है, उनके लिए जनन अंग विशेष होता है। मतलब सीधा सीधी बात बोलो, मैं ज़्यादा बात को घुमाऊँ नहीं तो मैं जाहिर सी बात बताता हूँ सीधा सीधी, समझे। कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जो आपका जनन करने के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, और इसमें जो बच्चा का निर्माण होता है वो लैंगिक अंगों में ही होता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही लिखा है कि यह जनक कोशिका में होता है, जबकि ये क्या होता है, ये कायिक कोशिका में होता है। पादपों में जिसमें आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास कई पादपों में अलैंगिक जनन होता है और भी कई सारे हैं, हाइड्रा वगैरह होता है, उसमें क्या होता है कि कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। उसके साथ लिखा कि इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार विभाजन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ समसूत्री होता है, ठीक है। विषम आपके पास और लैंगिक जनन में। उसी प्रकार से लैंगिक जनन में यह एक जटिल व धीमी प्रक्रिया। आपको पता है कि हम लोग को पैदा होने में 9 महीना लगता है, लेकिन पौधा को देखो भाई साहब कुछ ही दिन, समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसलिए लिखा कि यह सरल एवं तीव्र होने वाला जनन है, ठीक ना। उसी प्रकार लिखा कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होता है। आप लोग देखोगे कि पापा का बाल उड़ रहा है तो बेटा का हो सकता है उड़े ना उड़े, पर जनरली उड़ता है। ऐसा सीधा सीधी बात बोलो तो पापा मान लो गोरा है तो हो सकता है बेटा काला है ये तो हो सकता है गोरा, भूरा हो, नीला हो, समझे ना। हो सकता है वो लंबा हो तो ये छोटा हो जाए, तो इसमें भिन्नता पाई जाती है। लेकिन आप लोग देखोगे कि गुलाब का पौधा है तो जैसे उसका आप लोग निकालोगे तो देखना वो गुलाब का पौधा है, वो लाल पकड़ता है तो वो भी लाल ही फूल पकड़ेगा। उसमें जनरली क्या होता है कि अनुवांशिक रूप से देखा जाए तो वो क्या होता है कि जनक के समान ही होता है, माता पिता के जैसा ही वो होता है, ठीक ना। उसी प्रकार कि जनक इकाई युग्म होता है, यानी कि जो लैंगिक जनन है उसमें जो जनक की इकाई है, ठीक ना, वो क्या होती है युग्मक होती है। यानी कि सीधा सीधी बोलूँ तो जो आपके पास लैंगिक जनन होता है उसमें जो बच्चा का निर्माण का फर्स्ट प्रोसेस होता है वो युग्मक से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपके पास पादप में बोले या फिर बोले कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें कहीं से भी हो सकता है, कलिका हो गया, खंडन व जनन
का संपूर्ण शरीर होता है, ठीक ना। मतलब सीधा बोले कि इसकी जननिका कलिका होती है, जनक का कोई भी संपूर्ण शरीर यानी कि कुछ भी हो सकता है, समझे। हर पौधा का, हर अलैंगिक जो जनन करता है उनका अलग अलग है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखो लास्ट तो नहीं है, लास्ट से सेकंड प्रश्न है, लिखा हुआ है आपके पास, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो देखो भाई साहब, हमको पता है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है, ठीक ना। तो हमको पता है कि पाचन प्रक्रिया के दौरान ये जो हमारा खाद्य पदार्थ या भोजन वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करो तो जो हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये सभी हम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पाचक तंत्र के स्वरूप या फिर बोले कि हमारे पाचक क्षमता के स्वरूप वो क्या होता है कि ग्लूकोज में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन जाता है शरीर में, उसके साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, हमें बहुत ही अच्छे मात्रा में ऊर्जा देता है। इसी कारण से जो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, क्योंकि श्वसन से ही हमें ऑक्सीजन आता है हमारे शरीर में, और इसी ऑक्सीजन के साथ हमारा ग्लूकोज रिएक्ट कर हमें ऊर्जा देता है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। आप इसका रिएक्शन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा खुद से, ठीक ना। आप लोग ये खुद से कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6, ठीक ना, O6। इसको आप लोग रेट करा दीजिएगा आपके पास H2 के साथ, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखो लिखा कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, ठीक ना, यानी कि आपके पास वस्तु की दूरी दे दी है, यानी कि आपके पास U का वैल्यू दे दिया हुआ है, ठीक ना। और U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, U का वैल्यू होगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। रखी वस्तु, ठीक ना, कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण है। सबसे पहले बात तो भाई साहब उत्तल दर्पण और उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि आपके पास स्मॉल एफ का वैल्यू दे दिया गया है, फोकस दूरी दे दिया गया है। और उत्तल दर्पण, इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको क्या लेंगे हम लोग, माइनस। उत्तल दर्पण है ना, तो ये इसका पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, एफ का वैल्यू 100 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, और तो कुछ ध्यान नहीं, डायरेक्ट पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपके पास प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि आपके पास क्या पूछा है, भी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास दिया हुआ है बिंब की दूरी, यानी कि U का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कितनी निकलेगा आपके पास, माइनस का निकलेगा, जो कि -15 दिया हुआ है सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि भी निकालना है, और आपको यहाँ पे U दिया हुआ है, F दिया हुआ है और भी निकालना है। तो U, F और भी के बीच में रिलेशन कौन बताता है, दर्पण सूत्र बताता है, इसलिए हम लोग करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है आपके पास, 1/v प्लस का 1/u बराबर में 1/f होता है, ठीक है। तो आपके पास 1/v प्लस का 1/u बराबर 1/f है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। तो 1/v निकालना है, तो 1/v का 1/v रहने दो, 1/u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। U का वैल्यू -15 है और बराबर में F का वैल्यू 100, तो 1/100 हो जाएगा। तो देख लो आपके पास यहाँ पे माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस बना देगा, तो इधर आपके पास ये वाला समीकरण मिल जाएगा, ठीक ना। अब इसको जैसे आप लोग भेजोगे, देख लो यहाँ पे आपको 1/v चाहिए, तो आप लोग इस टर्म को इधर भेज दो, इधर माइनस इधर आके प्लस में आ जाएगा, यानी कि देख लो 1/v बराबर हो जाएगा 100 प्लस का 1/15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखना आपके पास, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना, तो आपके पास जो फाइनली जो आपके पास भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेशन आप लोग एक बार घर में कर लीजिएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। तो ये इतना तो फिक्स है कि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कि जो आपके पास उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 जगह पर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को रखते हैं, ठीक ना। एक या तो अनंत पे या तो फिर अनंत तथा इस P के बीच में, ठीक ना। और दोनों स्थिति में ये बीम की ओर ही बनता है, यानी कि आपके मतलब दर्पण के पीछे बनता है, बीम क्यों नहीं, बीम दर्पण के पीछे बनता है। और इस साइड में हर दूरी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और इसका जो फोकस दूरी भी होता है आपका उत्तल दर्पण का, वो इसी साइड होता है, यानी कि आपका देखा जाए तो आपके पास दाहिनी तरफ होता है जो कि पॉजिटिव होता है। इसका से इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग F लिख लीजिएगा, ये आपके पास छोटा F का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपके पास छोटा F का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। जो कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा, जो कि +100 दिया हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखिएगा आपको पता है कि आपके पास उत्तल दर्पण में जो आपके पास प्रतिबिंब बनता है वो दाईं ओर बनता है, पॉजिटिव बनेगा, इसलिए जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव में आना ही है। बाकी आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरा तो 13.14 सेंटीमीटर आया हुआ है। और इससे ये भी पता चला, अगर ये सही है तो देख लो आपके पास U प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि आपके पास प्रतिबिंब की जो ऊंचाई, दूरी नहीं ऊंचाई दिया हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आपके बिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और आपके पास आंसर में आपके पास प्रतिबिंब की ऊंचाई आया हुआ है 13.14 सेंटीमीटर। माइनस को मत देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि आपके पास जो
प्रतिबिंब है वो छोटा है। वास्तव बात है कि जो आपके पास उत्तल दर्पण बनता है वो छोटा ही बनता है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपके पास सेक्शन से हो तो हम लोग कल देखेंगे, इस पर थोड़ा काम चल ही रहा है अभी। देख लो इस तरह से डिजिटल डायग्राम मिलेगा, एकदम 1 नंबर का PDF है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और उससे पहले से क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, यही से बातें समझ में आ ही रहा होगा, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। आप अकेले अकेले नंबर लेना चाहते हो क्या? ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।